कितने दिन में करेंगे गिरफ्तारी बताइए, बताओ सीओ साहब। 10 दिन आपके, 11वां दिन हमारा। पुलिस का उस पर निगाह नहीं है, तो ये भी पुलिस का फेलियर होना तो चाहिए था कि यहाँ के जो एसएचओ है तत्काल, यहाँ के एसएसपी को उनको तत्काल सस्पेंड करके उनको लाइन हाजिर करना चाहिए कि तेरे बस का नहीं है ये थाना चलाना, तेरे यहाँ से सरेआम मर्डर हो रहे, क्या कर रहा है? ये व्यवहार ठीक नहीं है, ये व्यवहार किसी भी कीमत पर सीओ साहब ठीक नहीं है। ऐसे व्यवहार की अपेक्षा हम लोग पुलिस से नहीं करते और कोई पीड़ित नहीं करता इस व्यवहार की अपेक्षा कि वो थाने में जाए और थाने बैठा सच्चोट को कहे कि तेरे खिलाफ भी मुकदमा लिख दूंगा। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि अधिकारी अपने रवैये में बदलाव करें, और नहीं बदलाव करेंगे तो ये याद रखना सरकारें आती जाती रहेंगी, और ऐसा नहीं कि कम सड़क पे ही रहेंगे। इस व्यवहार को तब्दील नहीं करोगे तो लिखा जाएगा नाम आपका, और जब बदलेंगे सरकारें मौका मिलेंगे तो ऐसा रगड़ेंगे कि आपको ये रगड़ाई जो है बहुत दिनों तक याद रहेगी। और ये रगड़ाई इसलिए याद रहेगी, इसलिए नहीं कि आपसे कोई दुश्मनी है, इसलिए क्योंकि आपने कुर्सी पे बैठ के काम नहीं किया उन लोगों का जिनके लिए आपको कुर्सी पे बिठाया गया। अब ये मैं समझना इनको कोई पूछने वाला नहीं है, गलत फहमी दिमाग से निकाल कर रखना एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के लोग, बिल्कुल मत समझना। अगर आपके बच्चे के साथ हो जाएगा, आपके भतीजे के साथ हो जाएगा, आप नहीं सह पाओगे, आप पिस्टल निकाल के घूमने लग जाओगे कि मैं इनको देख लूंगा, वो कर लूंगा, आप नहीं सह पाओगे। हमें सहने की आदत है, और ऐसा नहीं कि हम कमजोर हैं। मैं यहां खड़े होकर चैलेंज करके कहता हूं कि अगर यहां खड़े होकर एक आवाज देता हूँ कि आओ अपने गांव के बाहर आ जाओ, तो आप नहीं संभाल पाओगे। हम चैलेंज करके कहते हैं, जिसके अंदर घमंड हो, जो कहता हूं मैं ताकतवर हूं, जो कहता हमारी बांधी बनती खोली खुलती, जब हम पे ताकत होगी तो कर लेंगे, हम देख लेंगे। जो जैसा अपने आप को तुरंत खा समझता हो उससे भी मिलेंगे। अगर 11वें दिन आंदोलन की जरूरत पड़ी तो चलोगे? जोर से बताओ, खा लोगे? आज हमें इस परिवार के साथ खड़े होना, और सिर्फ इसलिए नहीं खड़े होना कि ये हमारी जाति के हैं या हमारे पड़ोस के हैं या हमारे क्षेत्र के हैं, इसलिए खड़े होना कि इनके परिवार के साथ अन्याय हुआ। और सिर्फ एक जाति को नहीं, हर उस व्यक्ति को इनके साथ खड़ा होना चाहिए जो इंसानियत को मानता है, जो ये मानता है कि इनके साथ गलत हुआ है और जो चाहता है कि दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो। जिन लोगों ने किया उस समाज से भी मेरी ये प्रार्थना है कि उनको भी अपने बच्चों की तरफ देखना चाहिए कि उनके बच्चे किस ओर जा रहे हैं। उनको शायद ये नहीं पता होगा कि अपराध करने के बाद अब उनके बच्चों को क्या भुगतना पड़ेगा। आजकल माँ बाप का अंकुश कम हो गया, बड़ों की बात मानना बंद हो गया। चाचा ताऊ को कोई कुछ समझता नहीं, माँ बाप को नहीं कुछ समझता, चाचा ताऊ क्या बेचते हैं, गांव के आसपास के अड़ोस पड़ोस के बड़े क्या बेचते हैं, उनको तो कोई कुछ समझता ही नहीं। ये जो बदलाव हुआ है पिछले 15-20 सालों में, इसका खामियाजा भी समाज को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि ये भी सच है कि गरीब पे अत्याचार करते हुए अमीर ये सोचता नहीं ताकतवर कि भाई क्या होगा, क्योंकि उसको लगता है गरीब पे अत्याचार करना उसका हक। मगर मैं आपको एक ही बात कह सकता हूं, पहले ये रोज होते थे, हर दूसरे दिन हम लोग अखबारें पढ़ते थे, टीवी में सुनते थे, तीसरे दिन सुनते थे, लेकिन पिछले 7-8 सालों में इसमें कमी आई है। अब अगर कहीं कुछ होता है तो लोग भी जाते हैं, बात भी खड़ी होती है। क्या 10 साल पहले ऐसे इकट्ठे होते थे किसी के जाने आने पे? बता, नहीं होते थे ना। एक बड़ा बदलाव हुआ है, समाज ने आपस में एकजुट होना शुरू किया और भाईचारा भी बना। ऐसा नहीं कि भाईचारा नहीं बना। आज यहाँ मुझे नहीं, मैं नहीं, यहाँ जाट समाज के भी लोग होंगे, यहाँ गुजर समाज के भी होंगे, सैनी समाज के भी होंगे, पाल समाज के भी होंगे, यहाँ मुस्लिम समाज के भी होंगे, या अन्य समाज के भी होंगे। तो आज ये सब लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि ये नहीं चाहते इस तरह की हिंसा हमारे क्षेत्र में बढ़े। लेकिन ये भी एक सवाल है कि जब अच्छे अधिकारी नहीं होंगे और उनका व्यवहार जनता के प्रति अच्छा नहीं होगा तो इसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ेगा। जब अधिकारी अपना जमीन बेच के और चंद पैसों में अपराधियों को संरक्षण देंगे तो इसका खामियाजा भी गरीबों को भुगतना पड़ेगा। जब अपराधी जनता से गुलामों जैसा व्यवहार करेंगे और जनता को पैरों की जूती समझेंगे तो इसका खामियाजा भी जनता को भुगतना पड़ेगा। और ये अधिकारी इसलिए बेलगाम हो गए हैं क्योंकि इनको लगता है कि जनता उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या कर लेगी, उल्टा कोई बोलेगा इनके खिलाफ मुकदमा लिख देंगे। जैसे एक अधिकारी के बारे में पता लगा कि वो थाने में उन्होंने कहा कि तुम्हारे खिलाफ 307 का मुकदमा लिख दूंगा, लिख दिया जाए मुकदमा। ये व्यवहार ठीक नहीं है, ये व्यवहार किसी भी कीमत पर सीओ साहब ठीक नहीं है। ऐसे व्यवहार की अपेक्षा हम लोग पुलिस से नहीं करते और कोई पीड़ित नहीं करता इस व्यवहार की अपेक्षा कि वो थाने में जाए और थाने बैठा सच्चोट को कहे कि तेरे खिलाफ भी मुकदमा लिख दूंगा। ये व्यवहार की अपेक्षा हम नहीं करते और हमारे लोग हिंसा से कोसों दूर रहते हैं। नहीं लोग हमारे लोग हिंसा का ऐसा बनते क्योंकि हम जानते हैं
कि अगर हिंसा होगी तो हमारा ही नुकसान होगा, मरेंगे भी होंगे और कार्रवाई भी हम पे होगी, और हो सकता है मरने के बाद हमारे परिवारों को वो सब चीजें झेलना पड़े। इसलिए हम नहीं करते ऐसी हिंसा, हम नहीं हिंसा का साथ देते, हम नहीं करते किसी में हमला। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि अधिकारी अपने रवैये में बदलाव करें, और नहीं बदलाव करेंगे तो ये याद रखना सरकारें आती जाती रहेंगी, और ऐसा नहीं कि हम सड़क पे ही रहेंगे। एक साल पहले बहुत अधिकारी हमसे कहते थे कि क्या चंद्रशेखर अभी तो बहुत समय लगेगा। मैं कहता था कि जिस दिन समाज मेरे साथ खड़ा हुआ उस दिन देखना बदलाव हो जाए, और एक साल में देखो बात कहां से कहां चली गई है। जो सड़कों पे था उसको समाज ने, इस तमाम गरीब समाज ने दिल्ली भेज दिया है। और याद रखना, अगर इनका हाथ ऐसे ही मेरे सर पे रहा, मौका तो यहां मीरापुर में भी कोशिश की थी हमारे लोगों ने। मैं धन्यवाद दूंगा आप सब लोगों का कि आपने भरोसा दिखाया हम लोगों के ऊपर। कोशिश तो इन्होंने यहां भी की थी, वरना वो कोशिश कामयाब होती तो असेंबली में हमारी आवाज होती है। हम असेंबली में पूछते कि ऐसे अधिकारी कुर्सी पर क्यों बैठे हैं, आप मेरी बात को याद रखना। लेकिन पूछेंगे ऐसे निकम्मे अधिकारियों का कुर्सी बैठने का क्या मतलब बैठता है, जो तनख्वाह तो समाज गरीबों से लेते हैं और काम अमीरों का करते हैं, काम नेताओं करते हैं, काम पैसे वालों करते हैं। ऐसे क्या जरूरत है कुर्सी पर? इस व्यवहार को तब्दील नहीं करोगे तो लिखा जाएगा नाम आपका, और जब बदलेंगे सरकारें, मौका मिलेंगे तो ऐसा रगड़ेंगे कि आपको ये रगड़ाई जो है बहुत दिनों तक याद रहेगी। और ये रगड़ाई इसलिए याद रहेगी, इसलिए नहीं कि आपसे कोई दुश्मनी है, इसलिए क्योंकि आपने कुर्सी पे बैठ के काम नहीं किया उन लोगों का जिनके लिए आपको कुर्सी पे बिठाया गया। अब ये मत समझना कि अनाथ है, अब ये मत समझना इनको कोई पूछने वाला नहीं है। गलत फहमी दिमाग से निकाल कर रखना। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के लोग बिल्कुल मत समझना, जो अच्छे अधिकारी होंगे उनका हम सम्मान करें। और आप जानते हैं पुलिस की जितनी मदद मैं करता हूंगा, इनके साथ परेशानी, 8-8 घंटे की ड्यूटी की जगह 24-24 घंटे ड्यूटी, 48 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती। मैं अकेला आदमी था जिसने पार्लियामेंट में आवाज उठा के, और एक रिपोर्ट बन रही है अब कि इनको 8 घंटे की ड्यूटी मिले। बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैंने एहसान नहीं किया, मैंने अपनी ड्यूटी की। लेकिन पुलिस का रवैया अच्छा नहीं है कि वो एक लाठी सबको हाँकना चाहते हैं, ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं, ये नाराजगी है मेरी पुलिस। अच्छे अधिकारी भी हैं, मैं मानता हूं यहाँ अच्छे अधिकारी, और मैं मानता हूं अच्छे अधिकारी को रहते कार्रवाई भी होगी, लेकिन कार्रवाई में न्याय में देरी भी न्याय को अवरुद्ध करने का काम होता, न्याय को रोकने का काम होता। न्याय करने से ज्यादा न्याय दिखना भी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के पुलिस और प्रशासन के लोगों से कहूंगा, ऐसा व्यवहार मत करो। इसलिए मत करो कि सोचो कल किसी आपके साथ हो जाएगा तो आप नहीं सह पाओगे, आप नहीं सह पाओगे। अगर आपके बच्चे के साथ हो जाएगा, आपके भतीजे के साथ हो जाएगा, हम तो हर आदमी को, इंसान को अपना परिवार में, आप नहीं सह पाओगे। आप पिस्टल निकाल के घूमने लग जाओगे कि मैं इनको देख लूंगा, वो कर लूंगा, आप नहीं सह पाओगे। हमें सहने की आदत है, हमने सहा, हमें आदत है, हम लंबे समय सहते आ रहे हैं, इसलिए हमें आदत है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसको आदत बना के बैठे हैं। हम इसलिए करते हैं कि ठीक है, कानून व्यवस्था सही रहनी चाहिए। वरना आप देखो, ए बेटे बैठ जा, हम जा, बैठ जा, और बटन बंद कर ले, हवा ना लग जाए। हवा भी लग जाती है, हवा चल रही है ठंडी। इंसाफ अगर मांगने से मिलता तो सबको मिल जाता। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अब उसके मत ध्यान दो। आप देखो ये कितने लोग हैं, अगर ये सड़क पर निकल जाएं तो क्या कानून व्यवस्था ठीक रह सकती है? आप देखो, और ऐसा नहीं कि हम कमजोर हैं। मैं यहां खड़े होकर चैलेंज करके कहता हूं कि अगर यहां खड़े होकर एक आवाज दे कहूंगा कि आओ अपने गांव के बाहर आ जाओ, तो आप नहीं संभाल पाओगे, आपको एहसास नहीं है। अगर हम शासन सत्ता में नहीं है तो आप मत समझो कि हम कमजोर हैं। आप ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं गरीबों के साथ, याद रखना मेरी बात को। यहां खड़े होकर कहूंगा, चैलेंज करके कह रहा हूं, जिसको गलतफहमी हो निकाल लो और आओ सामने और कहो कि दिखाओ, देखो यहां से और बिजनौर से लेकर दिल्ली तक अगर आपको नहीं दिखाया कि हम कितनी शक्ति रखते हैं, तब बताना आप उसको। अब नहीं जानते, ये लोकतंत्र और जनता इसमें मालिक है, जनता के हिसाब से चलता है लोकतंत्र। तो समझदारी दिखाओ, और मैं तो कोशिश करूंगा कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो, क्योंकि मैं तो जानता हूं कि सारे अधिकारी। मैं आपसे भी कहूंगा कि संयम रखो, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। एक्शन का अगर रिएक्शन होगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और आप तो, मैं आपकी समझदारी की दाद देता हूं कि आपने
नौजवान बच्चा चला गया, आपने हिम्मत दिखा के इस दर्द को पीने का काम किया। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, ये लड़ाई आज खत्म नहीं हो रही है, ये लड़ाई चलेगी, लंबे समय तक चलेगी। और मैं आकाश को भी कहना चाहता हूं, उसके कंधों पर जिम्मेदारी आ गई है। घर में छोटी बहन है, उसके सम्मान की रक्षा करते हुए उसको अपने पैरों पर खड़ा करना, बूढ़ी मां का भी ख्याल रखना है। तो मैं आपसे ये भी अपेक्षा करूंगा, जो मेरा नेचर है और जिसको मैं कहता हूं कि ये होना चाहिए, कि हमें समाज का हाथ पकड़ रखना चाहिए, गरीबों का हाथ पकड़ कर रखना चाहिए। मैं आपको तो याद है राहुल जी, बागपत अभी तो 2 ही दिन बीते। इस परिवार की कुछ मांगे हैं, वो भी मैं पढ़ देता हूं, मगर मैं जानता हूं कि जैसे मैं पढ़ दूंगा वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के लोग सुन लेंगे। बाकी पूरी तो ये तभी होंगे जब शासन शक्ति चंद्रशेखर आजाद के हाथ में होगी, उससे पहले तो पूरी नहीं हो सकती। ऐसा तो मुझे नहीं लगता, इतना तो न्यायप्रिय नहीं है कोई। ये तभी पूरी होंगी जब ताकत हमारे हाथ में होगी, फिर तो हिंसा ही नहीं कर सकता कोई। हम चैलेंज करके कहते हैं, जिसके अंदर घमंड हो, जो कहता हूं मैं ताकतवर हूं, जो कहता हमारी बांधी बनती खोली खुलती, जब हम पे ताकत होगी तो कर लेना, हम देख लेंगे। जो जैसा अपने आप को तुरम खा समझता हो उससे भी मिलेंगे। तो मैं परिवार की जो मांगे हैं, परिवार की नहीं समाज की मांगे हैं। पढ़ूं भाई, हाथ उठा के बताओ, पढ़ूं? ठीक है। पहली मांग ये है कि दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। एक सम्मानित अधिकारी हमारे यहाँ सीओ साहब जो आईओबी खड़े हैं, कितने दिन में करेंगे गिरफ्तारी बताइए? ये तुम लोग चुप रहो, मैं रख दूं माइक, तुम लोग बात करना चाहते हो? शांत हो जाओ। बताओ सीओ साहब। हम लोग जितना जल्दी कोशिश कर रहे हैं। समय थोड़ा समय पर टारगेट करके बताओ। 10 दिन आप दिए आपको, 10 दिन तक फोन नहीं करेंगे, वादा कर रहे हैं आपसे। 10 दिन आपके, 11वां दिन हमारा। हम भी कोशिश करेंगे ऐसी स्थिति में। हाँ, 10 दिन में आप सारे आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजें। पहली बार मैं ये भी नहीं कहता आपके निर्दोषों को भेज दो, मैं इस बात समर्थन नहीं करता। आप लोग समर्थन करते हो? हमारे लोग इस मामले में बहुत स्पष्ट हैं, हम नहीं चाहते किसी को निर्दोष को, लेकिन कोई दोषी बचना नहीं चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी। जो दोषी नहीं भी दिख रहा है और आपकी नजर जानकारी में आ गया कि वो दोषी है, तो उसको उस मामले में ऐड करके उसको उस पर कार्रवाई करना ये आपकी जिम्मेदारी। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक अधिकारी अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वहन करेगा, ऐसा मुझे विश्वास। दूसरा, हमारे लोगों के खिलाफ यहां मुकदमे दर्ज हुए, मैं उस समय की घटना की उसको समझता हूं। और आप, मेरा अनुभव है, ये तो कुछ नहीं, सामने से गोली चल के और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती जब किसी का मरता। ये बड़ा तकलीफ है। मैं इसमें भी आपसे अपील करूंगा कि इस मामले का भी आप लोग संज्ञान लें। और हमारी तरफ से आपसे प्रार्थना है कि समय परिस्थितियां थी, बहुत नुकसान नहीं हुआ है, उसी नुकसान के आधार पर कार्रवाई की जाए। ऐसा ना किया जाए कि जिसमें समाज में जो असंतोष पैदा हो जाए, वो अच्छा नहीं। क्योंकि मैं इसका एक प्रथम पहलू भी कह देता हूं कि अगर आपकी पुलिस तत्पर होती और अगर आपके थाना अध्यक्ष से लेके थाने के लोग, क्योंकि जो कुछ होता है पुलिस की निगरानी में होता है, यहां अगर एक मोटरसाइकिल भी इधर से उधर जाती है तो पुलिस की जानकारी में होती, और नहीं होती तो लग जाती। अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बन रहा था, क्योंकि एक षड्यंत्र सोचा समझा, और पुलिस का उसका निगाह नहीं है, तो ये भी पुलिस का फेलियर होना तो चाहिए था कि यहाँ के जो एसएचओ है तत्काल, यहाँ के एसएसपी को, उनको तत्काल सस्पेंड करके उनको लाइन हाजिर करना चाहिए था कि तेरे बस का नहीं है ये थाना चलाना, तेरे यहाँ सरेआम मर्डर हो रहे, क्या कर रहा है? तत्काल बचाया भी गया, तत्काल कार्रवाई, पुलिस आई, रिस्पॉन्स पुलिस का आई। वापस ला दो, सनी को वापस ला दो, हमसे ले लो, बताओ क्या चाहिए? यही कह रहा हूं, खाकी का इकबाल मुझ में भी और हर आदमी में रहना चाहिए कि अगर मैं अपराध करूंगा तो बचूंगा नहीं। ये डर खत्म हो रहा है, वो तो नहीं बचेंगे। हाँ, नहीं, मुझे भरोसा, ये भरोसे के साथ ही कह रहा हूं, पीड़ित परिवार के, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और मीडिया के साथ ही गवाह है इस बात के। कई जगह पे पीड़ित परिवार जिनके देख रेख कोई नहीं कर रहा था, उन परिवारों को मुआवजा दिया गया है और नौकरी भी दी गई है। ये हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये गोरखपुर में भी हुआ है, लखनऊ में भी हुआ है। इसलिए जैसा नियम आप बनाओगे वो नियम सभी के लिए होने चाहिए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सत्ता, जो सरकार जो सत्ता में है, वो नहीं करती आपके साथ न्याय।
वो तो थोड़ा सा मौसम बदल गया, वरना आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री तो कमजोर वर्गों के लोग, दलित पिछड़ों को अपने दफ्तर में बुलाते थे तो पहले साबुन देते थे कि हाथ पैर धो के नहा धो के तब आना। याद है नहीं याद है आप लोगों को? जिनको आपसे इतना घृणा हो वो आपको न्याय दे देंगे आपको लगता है? इनकी मीठी बातों में मत जाया करो जब ये आपके यहाँ के मीठी बातें करते हैं कि ये है वो है। समझो, याद रखो इतिहास को कि ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यालय में गरीब महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को अपने दफ्तर में अपने पास बुलाने से पहले साबुन दिलवाए, इनको कहो नहा धो के आए। अब ऐसे इस तरह की मानसिकता के व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री बन जाए या प्रधानमंत्री, मैं उम्मीद नहीं कर सकता कोई हमारे लोग से अन्याय करेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि पूरे समाज की मांग है, पूरे गरीब तबके की मांग है कि पीड़ित परिवार को किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए भाई? और पीड़ित परिवारजनों को शासन द्वारा सशस्त्र लाइसेंस की व्यवस्था कराई जानी चाहिए। ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में अप्लाई पहले ही कहा जा चुका है। ठीक है। जो भी करती हैं बाकी एक बात मुझसे भी सुन लो यार, सुनाओ। कब तक मुझसे मंगवाते रहोगे सरकारों से कि साहब ये मांग कर लो, ये मांग कर लो, ये मांग कर लो? किसान कितने दिन से बैठे, कौन सुनता है? पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, भर्तियों में घोटाला है, कौन सुनता है? महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ दी, कौन सुनता है? तो मैं ये बात आपको इसलिए भी कह रहा हूं कि हमें अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, मांग करनी चाहिए सरकार से, लेकिन ये भी हमें सोचना चाहिए कि जब तक हम ताकत में नहीं होंगे तब तक हमारा भला नहीं हो सकता। ये भी हमें सोचना चाहिए। और नहीं है यहां इस जिले में ताकत हम पे, वरना सोचो। और जानते नहीं जानते हो कि अगर हम पे यहां ताकत होती तो फिर यहां इकट्ठे होना पड़ता क्या? आप लोगों को बताओ, अच्छा ईमानदार से बताओ, अपने दिल पे ऐसे हाथ रखो, यहां रखो सब लोग, बताओ अगर हम ताकत में होते तो क्या आज आपको यहां लगे? बताओ। तो फिर जिनसे न्याय मांग रहे हो ये आपके दरवाजे पे खड़े होते कि हम आपके साथ हैं, आप बताइए ना क्या मांगे, क्यों भैया को कह रहे हो? आप हमें बता दो ना, भैया पे तो बात तब जाएगी जब हम नहीं होंगे। यही होता। मैं अपनी माओ बहनों का भी धन्यवाद करूंगा जो इतने बड़े पैमाने बैठे। मैं उनसे एक चीज और कहना चाहता हूं, पढ़ो, पढ़ लिख के आगे बढ़ो। कोई रास्ता नहीं है हम पे इसके अलावा। जमीनें हम पे नहीं है, बहुत बड़े उद्योग धंधे हम पे नहीं है, बहुत बड़े बिजनेस हम पे या उस तरह का स्ट्रक्चर दुकानें या वो नहीं है, और बहुत बड़े महल और वो नहीं है हम पे संपत्तियां। हम पे एक ही रास्ता है, हम पढ़ लिख के आगे बढ़ सकते हैं। तो पढ़ो, खूब पढ़ के मेहनत करके पढ़ो और आगे बढ़ो, और अपने परिवार के सम्मान की रक्षा करो, उनको ताकत दो। और मैं नौजवानों को भी कहूंगा, कुछ नौजवानों से मेरी आज की नाराजगी है, उन पर नहीं कहना चाहता यहां मैं, लेकिन मैं हर नौजवान को कहूंगा कि अवसर मिला है संविधान में पढ़ने का, पढ़ो और पढ़ लिख के कुर्सी पे बैठने की कोशिश करो, और कुर्सी बैठ के न्याय करो, लोगों के साथ गरीबों की मदद करो, अपने परिवार को गरीबी, बेबसी, लाचारी से बाहर निकालो, अपने उनकी ताकत बनो, नशा छोड़ो, कुरीतियां छोड़ो, बुराइयां छोड़ो, इनसे बाहर निकल के तभी समाज आगे बढ़ सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप सोचो कि 500 रुपए कमाओ और 400 रुपए की, 200 रुपए की, 300 की शराब पी लो, इससे भी बात आगे नहीं बढ़ सकती है। कुछ तो परिवर्तन आपको करने पड़े। और मैं तो बड़े, ये सुकरताल है, यहाँ इतना बड़ा तीर्थ है हमारा, और बहुत सारे हमारे धर्मगुरु रहते हो, यही जाते हो आप लोग, सब लोग जाते हो नहीं जाते हो? और क्या सीख के आते हो कि वहां से आके फिर शराब पीते हो? ये ठीक नहीं। मैं सबको तो नहीं कह रहा, लेकिन जो लोग इस कर्म में जुड़े हुए हैं उनको कह रहा हूं कि छोड़ो इस बुराई। मैं प्रशासन से, पुलिस के अधिकारियों से मांग करता हूं कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, और हम लोग अपनी तरफ से, भाई 10 दिन का समय ठीक है? हाथ उठा के बताओ। अगर 11वें दिन आंदोलन की जरूरत पड़ी तो चलोगे? पक्का? सोच लो, सर्दी का समय है, बिहार में बच्चे आंदोलन कर रहे थे, लाठियां पड़ी, खा लोगे लाठी? वह नहीं आए, हवा में कह रहे हो, जोर से बताओ, खा लोगे? अरे भाई तो अप्रैल में खाई थी, मारेंगे भी, अब के फिर खा लेंगे। नहीं, आवाज कम है, जरा जोर से बताओ। नहीं, मरने मारना रास्ता नहीं है। शांत हो जाओ। क्या कह रहे हो?
4 दिन का समय दो, बैठ जाओ, शांत हो जाओ। देखो, जादू की छड़ी नहीं है इनके पास, वो भी अपने बचने का रास्ता इख्तियार कर रहे होंगे, वो भी दौड़ भाग कर रहे होंगे। मैंने वो समय इसलिए दिया कि उन्होंने ये समय मांगा। कल वो ये ना कहें कि साहब आपने अपने 4 दिन, हमने पूरी कोशिश की, हमने नहीं समझे। जब इतने दिन धैर्य रख लिया तो और मेरे कैसे रख लो, रख लोगे नहीं रख लोगे। अब मेरा आखिरी आग्रह ये है कि जैसे आए हो वैसे ही अनुशासन में जाओ। किसी को मौका मत देना कि कोई कह दे कि वो लोग आए थे साहब और गुस्से में थे, ऐसा मौका तो नहीं दोगे। रख लोगे लाज मेरी इस बात की। बाकी मैं आपका कर्जदार हूं और मैं लहू का आखिरी कतरा देके भी आपका कर्ज उतारूंगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। जब तक जीऊंगा मेरे ऊपर आपका कर्ज है, मैं इस कर्ज को उतारूंगा, इस बात का आपको वचन देता हूं। लेकिन आपसे कहता हूं, गलत रास्ते पे मत, सही रास्ते चलें और अनुशासन में जाना, इसमें मदद करा दो। अपने अपने साधनों से आराम से मैं परिवार से मिलकर निकलूंगा।